ने आडवाणी जी और मोदी जी का कॉम्बिनेशन बनाया है। बिहार की राजनीति कर रहा है, हम नहीं बुलाए थे, अपने आया था मिलने। कैरियर में एक और नया भूचाल आ गया है। देखते ही देखते एक और नई पार्टी ने जगह बना लिया है। अभी तक हम लोग सोचते आ रहे थे कि लड़ाई नीतीश, तेजस्वी और चिराग की चल रही है। हम इसी तीनों के उलटफेर में बंधे हुए थे और हम वोटिंग कर रहे थे कि कौन होगा हमारे नया सीएम कैंडिडेट, कौन होगा बिहार का नया जननायक, कौन होगा बिहार का नया नेता जो बिहार को बदलने के लिए तैयार बैठा है। हर लोगों ने वोटिंग करना शुरू कर दिया, हर लोगों ने काउंटिंग करना शुरू कर दिया और इन तमाम चीज़ों के बावजूद एक और नया चेहरा, एक और नई पहचान, एक और नई स्थिति, एक और नया संग्राम होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक नया चेहरा, नया तो नहीं कह सकते हैं, पुराना चेहरा, बट नए रूप से, नई स्थिति में, नई परिस्थितियों में बिहार को नया रूप देने के लिए आ गए हैं पीके। पीके 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 नाम तो सुना ही होगा, पीके जिनका नाम प्रशांत किशोर है। पीके के नाम से पूरी दुनिया उन्हें जानती है, सिर्फ बिहार नहीं पूरी दुनिया जानती है। और पॉलिटिकल कैरियर में ऐसा कोई इंसान नहीं हो कि उन्हें नहीं जानता हो, क्योंकि इलेक्शन के स्ट्रैटेजी के रूप में जाने जाते हैं। इलेक्शन के स्ट्रैटेजी को डिज़ाइन करते हैं और किसे पार्टी को कैसे जीतना है और किसे हराना है, वो पूरी तरह से उनको पकड़ है। और ऐसे ही इंसान जब आएंगे बिहार में तो क्या क्या चेंज करने आएंगे, क्या क्या बदल के रख देंगे, कैसे कैसे पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो नीतीश का पार्टी हो, चाहे आपका सरकार हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे पंजाब का हो, हर किसी के सरकार को स्ट्रैटेजी देने का काम किया है पीके ने। ऐसे हैं बिहार के एक से एक रत्न पड़े हुए हैं, एक से एक हीरे पड़े हुए हैं, कब कब निकल जाए पता भी नहीं चलता है। सासाराम के आसपास में जन्मे 1977 का बंदा अभी केवल 47 साल का है और नया कुछ इतिहास रखने के लिए तैयार है, बिहार में नया चेंज लाने के लिए तैयार है। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पीके है कौन, तब हम जानेंगे कि बिहार के पॉलिटिकल एजेंडा कि क्या कैसे कैसे बदलने वाला है और कौन सा पार्टी कब मिल जाएगा, कब विलीन हो जाएगा, कब टूटेगा और किसकी सरकार रहेगी और किसकी सरकार चली जाएगी। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ये पीके क्या पॉलिटिकल कैरियर में, या आरजेडी हो या जेडीयू हो या एलजेपी हो, सबके साथ कुछ नया करने वाली है या सबको तोड़ करके एक नई सरकार बनाने वाली है जिनकी नज़र 2025 के इलेक्शन से पड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, पीके एक आईटीएन, एक पॉलिटिशियन, एक नेता। सबसे पहले उन्होंने यूनाइटेड नेशन में काम किया, 8 साल तक पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम के लिए यूनाइटेड नेशन में काम किया और 8 साल तक वहाँ के लोगों को देखा, समझा। उसके बाद वहाँ दिल न लगा तो चले आए फिर से भारत। कहा कि जो भारत में मज़ा है, जो भारत की धरती में सेवा करने में जो मज़ा और कहीं और नहीं है, और कहीं ना कहीं उन्हें भारत ले आया। और उनकी पहचान कब बनी, जब 2011 में पॉलिटिकल कैंपेन उन्होंने स्टार्ट कर दिया था और वहाँ पर पॉलिटिकल कैंपेन के स्टार्ट होने से धीरे धीरे उसी समय कहीं ना कहीं 9 चल रहा था, 9 के बाद आ गए थे, बीजेपी आ रही थी और 14 में भारी इलेक्शंस होने वाला था। कहीं ना कहीं उसके लेकर के बहुत सारा काम करने लगे और बीजेपी के साथ जुड़ गए। और वहाँ पर उससे पहले उन्होंने 11 में भी पॉलिटिकल पार्टी में गुजरात के सीएम कैंडिडेट के लिए उन्होंने काम किया और एक अच्छा वोट बैंकिंग के रूप में काम किया और गुजरात को एक सीएम जिताया, एक अच्छे वोट से जिताया। और उसके बाद लोग उन्हें धीरे धीरे जानने लगे। उसके बाद मोदी के सरकार में काम करने लगे, एज ए स्ट्रेटजी लगाने लगे और दिमाग लगाने लगे। और 2014 रिजल्ट आपको पता है कि नरेंद्र मोदी ने उभरता हुआ पीएम के रूप में उभरा और उसके बाद से पीके की जो प्रभुता है बढ़ती गई, लोकप्रियता बढ़ती गई। लोग जानने लगे कि कोई प्रशांत किशोर है बिहार का जो पूरे देश की राजनीतिक माहौल को बदल सकता है, या कह सकते हैं कि बिहार का एक नया चाणक्य आ गया है और जिस तरह से चेंज करने की स्थिति रखता है और सब कुछ बदलने की स्थिति रखता है, वो हर कुछ कर दिखाने की चाहत रखता है। और उसके बाद जैसे जैसे वहाँ से चीज़ें बढ़ी, तब 2013 में उन्होंने फाउंडेड किया कैग नाम कर वहाँ पर सिटीजनशिप अकाउंटिंग से गवर्नेंस को पास किया और वहाँ पर लोगों के साथ सम्मेलन किया और वहाँ से लोगों को सपोर्ट करना शुरू हो गया, पार्टी को सपोर्ट किया गया। और वही 2014 का परिणाम है। और उसके जैसे ही परिणाम होने के बाद भी उन्होंने 2015 में फिर से उसको कैग को रीयूनाइटेड किया और फिर से IPAC का स्थापना किया और फिर से एक इलेक्शन को, कैंपेन को चलाने के लिए फिर से वो तैयार हो गए। और वही 15 में नीतीश ने फिर से उन्हें आमंत्रण दिया।
वो मेरे साथ रहता था, मेरे घर में रहता था। बिहार में कि आइए हम बिहार में बहुत अच्छा कैंपेन करने वाले हैं, आपकी हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। तो फिर बिहार के रहने वाले, बिहार के रत्न क्यों ना बिहार की सेवा में तैयार रहें। फिर चले आए दिल्ली से बिहार और फिर बिहार में नीतीश के साथ कैंपेन करने लगे और 2015 नीतीश की सरकार ज़बरदस्त वोट के साथ जीत गई। इसकी वजह से और प्रभुता बढ़ गई और नीतीश कुमार ने उन्हें एडवाइज़र का पद दे दिया। अब पूरी तरह से प्राइमरी प्रोग्राम्स एडवाइजरी कमेटी को पूरी तरह से बिहार में संभालने लगे। लेकिन उनकी गाड़ी वहीं नहीं रुकी। 2016 में उन्हें फिर से न्योता मिला इंडियन नेशनल कांग्रेस और फिर वहाँ पर उन्होंने बड़ा काम किया और 2017 के लिए यूपी इलेक्शन में कैंपेन करना शुरू कर दिया। लेकिन पीके के लिए वही एक फर्स्ट टाइम लाइफ का था जिसमें वो फेल कर गए और 2017 के यूपी इलेक्शंस में कांग्रेस जीत ना पाए। उस समय बीजेपी ही आगे बढ़ पाई क्योंकि बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड था पीके के साथ और वही पहली बार पीके फेल कर गए थे। उसके बाद से दोबारा ऐसा कभी नहीं हुआ। उसके बाद 17 से पंजाब में उन्हें बुलाया गया, अमरिंदर सिंह ने उन्हें बुलाया पंजाब में और पंजाब में कैंपेन करना शुरू कर दिया और फिर पंजाब की सरकार को जिताएं। फिर उसके बाद 19 में जगनमोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के लिए बुलाया और आंध्र प्रदेश की सरकार को भी उन्होंने मौका दे दिया। इसी तरह से कई चेंजेस होते रहे, कई बुलावा आते रहा। फिर 2018 की बात आएगी, 18-20 में भी फिर आरजेडी की तरफ से काम करने लगे। वहाँ पर आरजेडी ने उन्हें वाइस प्रेसिडेंट बना दिया कि अब हमारे साथ काम करें। तो ऐसे बहुत सारे राजनीतिक उलटफेर चलने लगा। उसके बाद 2020 में दिल्ली में कैंपेन किए। उस समय अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी। सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल पे भी काम किए। फिर इस सब की तरह लोकप्रियता जैसे जैसे बढ़ने लगी तो ममता बनर्जी क्यों पीछे रहता है। फिर ममता बनर्जी ने भी उन्होंने 2021 में उन्हें बुलाया। फिर उसके बाद तमिलनाडु सरकार ने भी बुला लिया, MK स्टालिन ने बुला लिया। सब स्ट्रेटजी को जानने समझने के लिए उन्होंने बुलाना शुरू कर दिया और 21 तक करीब भारत के हर राज्य में उनका बुलावा आने लगा कि हमारी सरकार बनने के लिए हमें किस तरह से एडजस्टी करना पड़ेगा, किस तरह से प्लानिंग करना पड़ेगा। और इसीलिए वो इलेक्शन के हेड ऑफ कांस्टेंट बोले जाते हैं, कहते हैं हेड माइंड बोले जाते हैं, इलेक्शन के चाणक्य बोले जाते हैं। इलेक्शन की प्लानिंग, कमीशन, डिज़ाइनिंग वो हर तरह से कर लेते हैं और पता चल जाता है कि सरकार अगर आने वाली है तो क्या चक्रव्यूह चलना पड़ेगा और वो चक्रव्यूह चलाने में माहिर है। इसलिए वो बिहार के एक नए चाणक्य के रूप में उभरे हुए हैं और पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा चुके हैं और ख़ास करके पूरे भारत में उनकी पकड़ है। पूरे भारत में सारे पॉलिटिकल पार्टी की पकड़ है और तब अब उन्हें लगा 2021 के बाद अब बहुत लोगों की सेवा मैंने कर लिया, अब भारत के हर कोने कोने की सेवा कर लिया, अब मौका है बिहार की धरती को देने का, अब मौका है बिहार की सेवा करने का, बिहार की सरजमी को चेंज करने के। क्योंकि मैं खुद बिहार का हूँ और बिहार से मैं निकल करके पूरे स्टेट को मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ और अपना बिहार ही नहीं बदल पा रहा हूँ। ये कैसा मैं इंसान हूँ। तब उन्होंने 2022 में फिर अपना एक नया पार्टी संगठन किया जिसका नाम है जन सुराज और जन सुराज का गठन हुआ और 2 अक्टूबर 2022 में वहाँ का प्रेसिडेंट बने और जन सुराज की स्थापना किए। और धीरे धीरे उन्होंने कई मार्च किए, 3000 किलोमीटर का पैदल यात्रा किए, फिर भारती की खोज के लिए बहुत सारा काम किए और इस तरह से धीरे धीरे उन्होंने अखंडता बढ़ा दी है। और अभी 2025 में इलेक्शंस होने वाले हैं, उसके लेकर के हर पार्टियां अपनी अपनी चालें चल रही है, अपनी राजनीतिक पॉलिटिक्स चल रही है। उसी बीच में आ गए हैं प्रशांत किशोर, पीके ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है और जिसका शुभारंभ, जिसका इनॉग्रेशन 2 अक्टूबर को जल्द होने वाला है। यानी उनकी पूर्णाहुति होने वाली है, उसको नया रूप देने वाला है और उसी रूप में कई कैंडिडेट उनके साथ जुड़ने वाले हैं। जिससे कहते हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की पोती डॉक्टर जगृति ने उनका साथ देने के लिए तैयार हो गया। यानी एक कैंडिडेट सासाराम से तैयार खड़े हैं, दूसरा पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा भी उनके साथ खड़े हो गए हैं और तीसरा आरजेडी के विधान पार्षद रामबली सिंह चंद्रवंशी जो है वो भी उनके साथ पार्टी में आने के लिए तैयार हो गए हैं। यानी 3 कैंडिडेट ऑलरेडी रेडी हो चुका है, साइन हो चुका है, दस्तक ले चुके हैं और सुराग ने नया पार्टी स्थापित कर दिया है और धीरे धीरे कैंडिडेट बढ़ने वाली है। मुझे लगता है कि 2 अक्टूबर को जब स्थापना दिवस होगा और नई पार्टी जनसुराज पूरी तरह से बिहार में नई दस्तक रखेगी
तो हमें लगता है कि धीरे धीरे जुड़ने का कारवा बढ़ते जाएगा, क्योंकि एक ऐसा बंदा है जिन्हें इलेक्शन पर ऐसी पकड़ है, पूरे हर स्टेट को जिताने की क्षमता रखते हैं, तो बिहार में खुद की पार्टी को कैसे ना जिता पाए। तो इसी बीच में अब बिहार की सर्द गर्मी बहुत तेज हो चुकी है। कहीं ना कहीं आरजेडी को भी डर लगने लगा है, कहीं ना कहीं नीतीश को भी डर लग रहा है, और बीजेपी को भी डर लग रहा है, यानी एलजेपी को भी डर लग रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और किधर नीतीश किधर तेजस्वी। अब लग रहा है कि तीनों में हल्ला बोल हो रहा है, डंका पिट रहा है, और इधर पीके ने अलग ही डंका बजाना शुरू कर दिया है, और लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। और यहाँ तक कि पप्पू यादव ने भी भविष्यवाणी कर दिया है। आप वीडियोस देखिएगा, उस वीडियोस में बताया गया है कि आने वाले टाइम में पीके न्यू सीएम के कैंडिडेट के रूप में तैयार हो रहे हैं। अब बहुत सारा भूचाल आ रहा है उनके इस कथन को लेकर के, और बहुत सारे पॉलिटिकल एजेंडे को लेकर के। लेकिन इन सब तमाम चीज़ों को लेकर के हमें एक चीज़ जानना है, क्या इन सारी चीज़ों में क्या एक नई पार्टी एग्जिस्ट कर पाएगा? क्या आरजेडी इतनी बड़ी पार्टी है, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, कई सालों से है, क्या एक नई पार्टी को इंटर करने देगी बिहार में? बिहार ऑलरेडी पॉलिटिक्स के मामले में सर्द गर्मियों में रहता है, हर देश को बदलने की क्षमता रखता है, और एक से एक बिहार में राजनीतिक पॉलिटिक्स और एक से एक रत्न पड़े हुए, क्या क्या चेंज करने वाले हैं? क्या इन नई पार्टी को विलीन कर देंगे या रख पाएंगे या नहीं? कि अपना पार्टी को कांग्रेस पार्टी में मर्ज कर दीजिए। नई पार्टी को नए उभरते हुए रूप में देख पाएंगे, या लगता है कि जातों का बंटवारा हो जाएगा? हम नहीं बुलाए थे, अपने आया था मिलने। एक फॉरवर्ड, एक बैकवर्ड, एक पासवान, एक यादव, ऐसे ऐसे ग्रुप बनना शुरू हो जाएगा, या गुटबाजी हो जाएगी। इन गुटबाजियों में बिहार का भविष्य क्या रुक जाएगा? या एक नई जन स्वराज पार्टी जो कहते हैं कि दलितों को हम नेता बनाएंगे, और पूरे बिहार लोग वहाँ के अध्यक्ष के चुनाव करेंगे, और उसी के चुनाव से हम अपनी नींव रखेंगे पार्टी के मेंबर को। नहीं अपना मेरा फैसला, नहीं किसी का फैसला, हमारा फैसला, जनता का फैसला। ऐसी नई उम्मीदें, ऐसी नई सोच के साथ पीके उतरे हैं बिहार के मैदान में, और बिहार को चेंज करने की पूरी स्थिति रख रहे हैं। अब क्या होने वाला है? अब आपकी जनता, अब हमारी जो जनता है, क्या सोच रही है कि अब की बार किसकी सरकार, अब की बार कौन बनेगा सीएम, अब की बार किसकी होगी? इन तमाम खबरों के बाद, इन तमाम जानकारियों के बाद आपके मन में क्या खटक रहा है? वैसे मैंने बहुत सारे सीएम कैंडिडेट के लिए वीडियोस बनाए हैं, जो ऑलरेडी लिंक में पड़ा मिलेगा, और आप देखिएगा, और साथ साथ इसको कंपेयर कर पाइएगा कि आने वाले टाइम में 2025 का जो इलेक्शन होने वाला है, उसमें पीके की रोल कैसी होगी? क्या चिराग पासवान निभा पाएंगे? क्या नीतीश निभा पाएंगे? क्या तेजस्वी निभा पाएंगे? इन सब तमाम जानकारियों के साथ, इन तमाम चीज़ों के साथ आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा कि बिहार की राजनीति में किस तरह का भूचाल आने वाला है। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। अगर आप नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ऐसी नोटिफिकेशन आते रहेगी, क्योंकि इलेक्शन बहुत नज़दीक आते जा रहा है, और हम ऐसी ऐसी स्टोरियाँ आपके साथ पहुँचाते रहेंगे। जय हिंद।